हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 10 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मैथ के 9 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि 2508 भागा 12.54 धन ब्रैकेट में दिया हुआ है x गुणे 11 बराबर 200, तो इसका मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है x का। कैसे ज्ञात होगा? तो इसमें हम इससे भाग देते हैं। यहाँ देखिए 2508 में हम क्या करते हैं, 12.54 से भाग देते हैं और प्लस ये आपका हो गया 11x बराबर 200। अब यहाँ पर देखिए यह दशमलव जब हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 शून्य लग जाएगा, यहाँ पर 2 शून्य बढ़ जाएगा। अब इसको हम 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11, 11 फिर 11 एकम 11 और 11 चौक 44। इसको भी 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, उसके बाद यहाँ पे हो गया 30, तो 11 दूनी 22 और 11 अठे 88, ये आपका हो गया। और 2 शून्य यहाँ पे बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 शून्य और लग गया, तो आपका यहाँ पे, और ये देखिए 114 से ये 2 बार में कट गया, मतलब यहाँ पे 200 बचा। अब यहाँ पे आपका टोटल इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 200 आ गया, प्लस में 11x बराबर 200। अब ये 200 इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो 11x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 0। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में जो शेष आता है, यहाँ पे कितना शेष बच रहा है, 43 बच रहा है। पहली बार जब 627 से विभाजित कर रहा है तो शेष जो 43 बच रहा है, उसी में जब कहेगा आपका इसी संख्या में 19 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा, तो जो शेष है इसी में हम 19 से, इसी को 19 से विभाजित कर देते हैं, जितना शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 19 दूनी 38 और यहाँ पे आपका शेष बच गया 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.26 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। अधिकतम लंबाई मतलब हमको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है इन सभी संख्याओं का। और आप ध्यान से देखिए, यहाँ ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ऊपर जो संख्याएं दी गई हैं प्रश्न में वो मीटर में दी गई हैं। तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और जब 100 से गुणा करेंगे तो तीनों संख्याओं में 2 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, तो ये दोनों अंक हट जाएंगे। यानी कि जैसे लिखा हुआ है, पहला आपका 1.26 मीटर लिखा हुआ है, तो जब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो यहाँ से ये दशमलव और ये 100 हट जाएगा, मतलब अब आपका ये हो गया 126 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इसी तरह से आपका तीनों संख्याएं हो गई, 198 सेंटीमीटर, 198 सेंटीमीटर और आपका 162 सेंटीमीटर। इन सभी का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF यहाँ पे ऑप्शन में हमको दिया हुआ है, ऑप्शन से हम चलेंगे तो HCF मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे पहले उससे हम इन सभी संख्याओं को डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं। अगर पूरी तरह से कट जाता है मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 18 पहले हम लेते हैं, चूँकि 18 सबसे बड़ा है ऑप्शन नंबर डी में, तो 18 से ये 7 बार में कट जाएगा, 18 से ये आपका 11 बार में कट जाएगा और 18 से ये 9 बार में कट जाएगा, मतलब 18 से तीनों संख्याएं कट जा रही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 18 ही हो गया। यानी कि जो HCF हो गया वो क्या हो गया, 18 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, यहाँ प्रश्न दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी।
यहाँ कह रहा है 5% छात्र अनुपस्थित हैं और यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38 है। तो जो 38 है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, क्योंकि 5% अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने हैं, 95%। तो इसकी तुलना हम 95% करेंगे। और कक्षा में कुल छात्र यहाँ पे पूछ रहा है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है आप देख लीजिए। तो 19 दूनी 38 और 19 बचे 95 और 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार में 20 दूनी 40, यानी कि छात्रों की कुल संख्या कक्षा में कितनी है, 40 है, जिसमें से 5% छात्र अनुपस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। ठीक है, ये आयताकार बोर्ड है, 7:5 इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तब बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कह रहा है 20.5 सेंटीमीटर हो, तो चौड़ाई यहाँ पे कितना है आपका, 5 है। इससे हम तुलना कर देंगे और निकालना क्या है, हमको लंबाई निकालना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई कितनी है यहाँ पे, अनुपात 7 है, तो काट देंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 7 से इसका गुणा कर देंगे। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि 28.7 सेंटीमीटर, 28.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न दिया गया, आप ध्यान से देखिएगा। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। अब यहाँ पे जो चाल दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, लेकिन जो समय यहाँ उत्तर में दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है। मतलब हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया हुआ है, 110 मीटर और चाल है, अब यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन जा रही है और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति आ रहा है। तो जो चाल होती है विपरीत दिशा में क्या होती है, जुट जाती है। तो यहाँ जुट के कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर है आपका ट्रेन की चाल और 6 किलोमीटर है व्यक्ति की चाल। तो दोनों चाल जब ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 66। किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5/18, यहाँ बटे 18 होगा, तो इस 18 को हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, यहाँ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप 11 से काट दीजिए, तो 11 दाई में 110 हो गया और 11 छक्के 66 हो गया और 6 त्रिक 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे आपका बच गया 2 तियां 6 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया 6 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे ज्ञात होगा, तो 1 पेन का हम क्रय मूल्य और 1 पेन का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, तो हमने आपको जब लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि रुपया ऊपर कर दीजिए और संख्या नीचे कर दीजिए, तो 1 पेन का निकल जाएगा दाम। तो यहाँ 1 रुपये में 5 खरीदता है, तो 1/5 हो गया 1 पेन का क्रय मूल्य, 1 पेन का क्रय मूल्य हो गया। और 1 रुपये में 4 बेचता है, तो 1/4 हो गया 1 पेन का विक्रय मूल्य। अब ये अनुपात में है, अनुपात भिन्न में होता नहीं है, तो इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये हमको अनुपात प्राप्त हो गया। अब 4 रुपये में खरीदता है, 5 रुपये में बेचता है, मतलब 1 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर 1 बटे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य 4 है और गुणे 100, तो 25 बार में कट गया, बराबर 25%। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 5% की छूट के साथ रुपये 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, बिल की राशि ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 6500 का जो सामान है वो 5% की छूट पर खरीदा गया, तो कितने में खरीदा गया, 95% पर खरीदा गया। ये हम पहले निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया,
65 से 95 में हम गुणा करते हैं तो 5 पचे 25 और 5 छक्के 30 और 9 पचे 45, 45 30 75 2 77 7 और यहाँ पे हो गया 7 और 9 छक 54, 54 और 7 हो गया आपका 61, यानी कि 6175 में खरीदा गया, 6175 में खरीदा गया। अब कह रहा है इस पर 4% की बिक्री कर शामिल है, टैक्स 4% का लगाया गया, तो इसका हम 4% का टैक्स लगाएगा मतलब 104% निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50 और फिर यहाँ बचा 11, 25 चौक के 100 और 25 सत्ते 175, यहाँ आपका आ गया 25 चौक का 100, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 छक 24। अब 247 में हम 26 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 26 में जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, तो 2 हो गया, यहाँ पर 18 आपका हासिल हो गया। और 26 में 4 से जब गुणा करेंगे तो 104 और 8 4 12 और 10 22, 122, 2 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। फिर 26 दूनी 52, 52 और 2 54 10 64, यानी कि 6422 हमारा ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, 6422 रुपये। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कितना है? 16 है। आगे कह रहा है 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए, यानी कि 5 विद्यार्थियों का औसत कितना करना है? औसत 19 करना है। ये हो गया। करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? अब कम से कम अंक 2 में से एक को प्राप्त करना है तो दूसरे को हम अधिक से अधिक अंक दे देंगे। तो टोटल अंक पहले निकाल लेते हैं कितना बचा हुआ है। तो 3 छात्रों का यहाँ पे कुल अंक कितना हो गया? 16 3 48 हो गया। और 5 छात्रों का कुल अंक कितना होगा? तो 19 बचे 95 होगा। अब 95 में से जब हम 48 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 4 47, टोटल बचा हुआ है 47। इसी में से दोनों छात्रों को अंक प्राप्त करना है। और पहले ही कह दिया कि 25 अंकों की एक परीक्षा है, मतलब जो परीक्षा है उसका पूर्णांक कितना है? 25 टोटल है। तो हम एक छात्र को 25 दे देंगे। जब एक छात्र को मैक्सिमम अंक दे देंगे तो दूसरा छात्र अपने आप कम से कम अंक पा जाएगा। तो 25 दे देंगे, इसमें से 25 घटा देंगे, यहाँ 2 आ गया 2 आ गया, मतलब जो 22 अंक बचा हुआ है यही आपका कम से कम अंक है जो दूसरा छात्र पाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया, 22। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार ग्राम में क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो कह रहा है जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए, इसका औसत भार कितना था? 300 ग्राम था। और फरवरी में इसको 8 पैकेट प्राप्त हुए, इसका औसत भार था 400 ग्राम था। अब दोनों महीनों में सभी पैकेटों का औसत भार हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसको निकाल लिए, 4 तियाँ 12, 1200 ग्राम हो गया आपका जनवरी में। और फरवरी में 8 चौक 32, 3200 ग्राम हो गया फरवरी में। दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? तो यहाँ 2 शून्य हो गया और 2 2 4 और 3 1 4, 4400 ग्राम हो गया टोटल। अब संख्या कितनी है? 8 4 12 से हम भाग दे देंगे, तो 12 तियाँ 36 हो गया और 36 और 8 यहाँ पे हुआ 80, तो 12 छक 72, फिर आपका 80 आ गया, 12 छक 72 और फिर मतलब ये आपका 366.67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 366.67। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया जा रहा है ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लेते हैं। तो ए कितना लेता है? 25 दिन का समय लेता है। और बी कितना लेता है? बी जो है आपका ये 45 दिन का समय लेता है। इनका एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकलेगा? तो 45 आपका होता है 9 पचे 45 और 25 5 पचे 25, तो इसका सहभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो 25 में 5 आ जाएगा और 25 में हम 9 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 225। यही हमारा एलसीएम हो गया। ये 9 बार में कट जाएगा और ये आपका 5 बार में कटेगा। अब दोनों का निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का। एक दिन का कार्य कितना हो जाता है? तो 9 5 14 कार्य हो जाता है। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है इसको देख लीजिए।
ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। मतलब कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा? 20 दिन लगा टोटल। आगे कह रहा है बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है यह दे रहा है कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया। तो अगर हम मान लेते हैं कि बी ने 10 दिनों बाद कार्य करना शुरू किया, मतलब 10 दिन तक, हम ऑप्शन से अब करेंगे आगे, तो 10 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया। तो ए ने अगर 10 दिन तक अकेले कार्य किया था तो कितना कार्य किया होगा? 90 कार्य किया होगा। तो 90 में से जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 135 आ जाएगा। अब इस 135 को इन दोनों को करना है तो यहाँ पे आपका ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। और हमको कितना लाना है? 20 दिन लाना है। 10 ये हो गया, 10 इसका आना चाहिए, नहीं कट रहा है। आइए दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो अगर हम 11 से गुणा करते हैं तो 11 9 99 कार्य ए ने कर लिया। बचा कितना? तो यहाँ पे देखिए 126 कार्य बचा। अब इस 126 कार्य को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो 14 9 126, 11 और 9 मिला के कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 हमारा यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 20 दिन टोटल काम करने में लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? जिसमें 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। आमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। तो आमोद आपका एक दीवार को 15 दिन में रंग सकता है और प्रमोद एक दीवार को 24 दिन में रंग सकते हैं। अब इनका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? तो एलसीएम यहाँ पर निकालिए 24, तो 8 3 24 और 15 5 3 15। तो इन तीनों का हम गुणा कर देंगे, ये हमारा एलसीएम हो गया। 8 5 40 और 4 3 12 120। यहाँ पे देखिए 8 बार में ये कटेगा और ये 24 से कितनी बार में भाग जाएगा? 5 बार में। तो दोनों का एक दिन का कार्य यहाँ पे निकल गया। अब दोनों का एक दिन का मतलब ए का एक दिन का और पी का एक दिन का निकला। अब ए प्लस पी का मतलब दोनों अगर मिलके कार्य करते हैं तो कितना कार्य करेंगे एक दिन में? तो 8 5 13 कार्य करेंगे। अब आगे क्या कर रहा है प्रश्न में देखते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चला जाता है। अब 11 दिन पहले चला जाता है या 10 दिन 5 दिन जो भी देगा और जो जाएगा छोड़ के उसमें हम गुणा कर देंगे उसके एक दिन के कार्य में। तो 11 दिन पहले जाता है तो 11 से इसमें हम गुणा कर देंगे, 88 आ गया। और यह जो आता है इसको टोटल वर्क में हम ऐड कर देते हैं। तो 120 प्लस में 88 कितना हो गया आपका? 208। अब यह टोटल वर्क आ गया और इसको दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे वही हम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 13 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 कम 13 और 7 13 6 78, मतलब कि 16 दिन। ये हमारा आंसर हो गया 16 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए 13वां प्रश्न देखते। 13वां प्रश्न कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता। वह मूलधन या मूल राशि कितनी है ये हमको ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है। पहली कंडीशन कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है? 400 रुपये होता है। तो 400 साधारण ब्याज बराबर कितना होता है? ये साधारण ब्याज हो गया। तो ब्याज बराबर PRT अपॉन 100, आप सभी जानते होंगे, PRT अपॉन 100। यहाँ पे T बराबर कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष पहली कंडीशन में। तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, 2 से गुणा करते हैं और इसको काट देते हैं 200। अब यहाँ पे PR बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो PR बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 20,000 आ गया। ये PR की वैल्यू आ गई। अब सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि R 4% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 400 बढ़ जाता है। तो ब्याज पहले 400 था, अब कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन था और ये आपका दूसरा कंडीशन है। 800 हो जाएगा और P ऐसे ही रहेगा। R हो जाएगा R+4 और समय आपका 2 ही रहेगा बटा 100। अब यहाँ से 2 से इसको काटेंगे फिर से, तो ये हो गया आपका 400 और यहाँ पे इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 800, सॉरी 800 नहीं, 400 और प्लस 2 शून्य और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इसका अंदर गुणा होगा तो PR प्लस में 4P ये हो गया। अब PR की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 20,000। तो 20,000 इधर आएगा जब तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये PR की वैल्यू 20,000 है यहाँ पे और 20,000 को जब हम इसमें से ला के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 बचेगा। तो 4P बराबर कितना हो गया? 20,000। 4P बराबर 20,000। तो P बराबर तो 4 पंचे 20, 5,000। P बराबर
5000, मतलब मूलधन हमको निकालना था, कितना आ गया 5000। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 6000 रुपये पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1.5 साल मतलब टी बराबर कितना हो गया? 3। क्यों 3 हो गया? क्योंकि अर्धवार्षिक है। और आर बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5%। तो यहाँ पर टी बराबर हो गया आपका 3 और आर बराबर हो गया 5%। तो आर को जब हम भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 5/100 काट देंगे, यहाँ आ गया 1/20। यही हमारा ए की वैल्यू आ जाती है 1/20। हमने आपको 3 वर्ष का फार्मूला बताया हुआ था, ए क्यूब ए स्क्वायर ए और 1। इसी पर हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर ए बराबर 20 है, मतलब कितना हो गया? 20 का क्यूब 8000 हो गया, और यहाँ स्क्वायर 400 400 400 20 20 और 20 और 1, ये हो गया आपका। इसी फार्मूले पर हमने रख दिया। अब यहाँ पे ये जो होता है ये पी होता है, और ये सभी यूनिट में आ रहे हैं आपके। और यहाँ पे आपका प्रश्न में दिया हुआ है पी बराबर 6000। तो यहाँ 8000 यूनिट बराबर कितना हो गया? 6000 प्रश्न में दिया हुआ है। 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 3 6, 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 3/4। 1 यूनिट बराबर आ गया 3/4। और हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये पूरा होता है, इसको आप ऐड कर दिए तो 4 3 12 और 20 3 60 और 61, 1261 यूनिट। 1261 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 3/4। तो यहाँ पे आप गुणा कर देंगे 3/4। अब यहाँ देखिए 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 3 से गुणा कर देंगे, 3 पंचे 15, 5 और 3 दूनी 6 1 7, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिक 9, 945.75 आपका ऑप्शन नंबर। यहाँ पर देखिए दशमलव में नहीं दिया है, पूर्णांक में दे दिया है, तो लगभग 946। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना है? 616। पाई का मान दिया हुआ 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और यहाँ पे आपका 11 पचे 55, 11 छः 66, 2 से और काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 हो गया। यहाँ आर स्क्वायर बराबर 7 से इधर गुणा होगा, और इसको भी हम तोड़ देंगे तो 7 चौक 28 हो गया। तो अब वर्ग निकालना है, तो आर बराबर क्या हो गया? तो यहाँ से दोनों 7 में से एक 7 हो जाएगा, और इसमें 2 गुणे 2 में से 1 2 हो जाएगा, मतलब आपका 14 आ गया। आर बराबर 14 आ गया। व्यास आपको ज्ञात करना है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर 14 गुणे 2 बराबर 28। 28 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 16वां प्रश्न कह रहा है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। यदि एक बेलन का आयतन 160 घन इकाई हो तो दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो एक बेलन का आयतन हमको दिया हुआ है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 160। तो यहाँ पर हम R1 और H1 का मान रखेंगे, और दूसरी बार R2 और H2 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है R1 का मान हम रख देते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2 और H1 का मान 5। तो पाई इंटू 2R का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 दूनी 4 R स्क्वायर हो जाता है, और इंटू H क्या है यहाँ पे? अनुपात 5, तो 5H हम कर देते हैं बराबर 160। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 4 अट्ठे 32, यानी कि यह आपका हो गया पाई। यहाँ पे सीधे आर स्क्वायर एच बराबर 8, और पाई को इधर ले आएंगे बटे पाई। ये आर स्क्वायर एच का मान आ गया। अब सेकंड में हम यहाँ पे क्या R2 और H2 का मान रखते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन थी, और ये सेकंड कंडीशन आपकी है पाई। अब R की वैल्यू यहाँ 3 है और H की वैल्यू भी 3 है, तो 3R स्क्वायर मतलब कि 3 त्रिक का 9R स्क्वायर और इंटू 3H। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए
9 त्रिक 27 पाई इंटू 27 इंटू r²h। इसका मान हम यहाँ से रख देंगे पाई इंटू 27 इंटू 8/8 पाई से पाई कट गया। अब 8 7 56, 6 हो गया 5 और 8 दूनी 16 और 5 21 घन इकाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया 216 घन इकाई। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं 2 6 4 3 5 0 3 2 1 3 2 3। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बहुलक ज्ञात करना है, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा बार होगी जिस अंक की वही आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2 1 2 3 बार 2 आ रहा है और आपका 3 दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 बार 3 आ रहा है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। बहुलक क्या हो गया? 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक तालिका दी गई है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है नीचे दिया गया कोष्टक 2003 के दौरान विभिन्न शीर्ष के तहत कंपनी जेटा इंटरैक्टिव सर्विसेज के कुल व्ययों के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। यहाँ पर तालिका आपको दी गई है। प्रश्न आपका 18वां कह रहा है जेटा इंटरैक्टिव सर्विसेज का करों और ऋण पर ब्याज के कुल खर्च के सामने आधिकारिक संरचना और परिवहन पर कुल खर्च का अनुपात क्या है? तो आप देख लीजिए कर और ऋणों पर ब्याज। तालिका में आप देखिए कर पर कितना है? टैक्स पर 10% है और ऋण पर ब्याज पर 17.5 है। तो 10 और 17.5 को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 27.5। अनुपात निकालना है किसका? आधिकारिक संरचना और परिवहन। आधिकारिक संरचना ऊपर एकदम सबसे ऊपर में है 20 और परिवहन 12.5 मतलब कि 32.5। अब यहाँ पे आपका एक अंक पे दोनों में दशमलव है तो ये हट जाएगा और इसको आप काट दीजिए। किससे काटेंगे आप? 5 से पहले काट दीजिए। 5 5 25 और 5 5 25, 5 6 30 और 5 5 25, फिर 5 से काट दीजिए। 11 5 55 हो गया और 13 5 65 हो गया, यानी कि आपका 11:13। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि ऋणों पर ब्याज की रकम ₹2.45 करोड़ है तो जेटा इंटरैक्टिव सर्विसेज की विज्ञापन करों और संशोधन एवं विकास यानी कि R&D पर खर्च की कुल रकम कितनी होगी? तो कह रहा है कि ऋणों पर ब्याज की रकम 2.45 करोड़ है। तो 2.45 की तुलना हम किससे करेंगे? ऋणों पर किससे है? ऋणों पर ब्याज की रकम यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिशत में 17.5 से करेंगे और निकालना है हमको विज्ञापन करों और R&D पर खर्च। विज्ञापन कर और R&D, विज्ञापन 15 है, कर है 10, R&D है 5, मतलब कुल मिला के हो गया आपका, तीनों को ऐड कर लीजिए तो 30 हो गया। तो 30 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 अंक पे दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव है। तो अगर दशमलव को हम हटाएंगे तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा और शून्य से शून्य कट गया। फिर आप काटिए इसको, 5 से काट दीजिए तो 5 3 15 और 5 5 25। इसको भी 5 से काटिए तो 5 4 20 और 5 9 45। अब आपका 7 से फिर काटिए, 7 5 35 और 7 7 49, मतलब 7 3 21/5। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 5 4 20 और 5 दूनी 10, मतलब 4.2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 4.2 करोड़। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न आपसे कह रहा है एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। यहाँ पर पाई ग्राफ दिया गया, आप ध्यान से देखिएगा। कार द्वारा कितने आ रहे हैं? 150 अंश। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पाई चार्ट दिया गया है ये अंश में दिया गया है, तो टोटल कितना अंश होता है? अगर एक वृत्त आपका एक टोटल होता है, कितना होता है? 360 अंश होता है। तो टोटल की तुलना आप 360 से करेंगे। तो 1200 कुल छात्र हैं, 1200 की तुलना हम किससे करेंगे? 360 से करेंगे और निकालना है हमको
कार पर, तो कार पर कितने छात्र कार से आए 150 अंश। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आपका 12 या 36, यहाँ पे आपका 100 बचा हुआ है, और 3 पचे 15 और 5 में 100 से गुणा करेंगे तो 500। आंसर आपका आ गया 500, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको आज के प्रैक्टिस सेट 10 के 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमें समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आज के प्रश्न जो भी थे बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, और इन सभी को हमने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।